जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सत्य वचन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। जब हम बोलते हैं कि अग्निपथ योजना के बारे में बात करने वाले हैं तो आप भी चौंक गए होंगे कि बाप रे बाप, ये आप कौन सा नया बात करने वाले हैं। जी, आप टीवी पर देखते होंगे कि एक ग्रुप ऑफ पैनल होता है, एक इधर भी ग्रुप ऑफ पैनल होता है। एक ग्रुप ऑफ पैनल बिल्कुल इस योजना के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरा उसमें से खामी निकाल कर 1 घंटा तक डिबेट कर रहे हैं। और ये डिबेट निश्चित रूप से हमारे युवा और हम लोग को समझने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो चलिए आज हम लोग 3 तरीके से इसको समझते हैं। एक हम लोग अपनी बात रखेंगे, दूसरा युवा की ओर से सरकार को अपनी बात समझाएंगे, एंड देन सरकार की ओर से युवाओं को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग युवा को समझते हैं। देखिए, एक 17 से 21 साल के युवा या 22 साल के युवा वर्तमान में जीना पसंद करता है। वो ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट में नहीं रहता है। अर्थात आज के युवा जो 17 से 22 साल या 23 साल के हैं, उसके एक अपनी आवश्यकताएं हैं, उसका एक अपना खर्चा है, जो कि आज से 30 साल या 20 साल के युवा में ये खर्चा नहीं था। अर्थात उसको खर्चा यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। और ये आवश्यकता की पूर्ति केवल और केवल किससे हो सकता है? जी हाँ, नौकरी से। और यदि हम इस युवाओं में बिहार की युवाओं की बात करेंगे तो हम लोग अपने बिहार के सामाजिक संरचना को जानते हैं। जी हाँ, इसमें क्या है, बिल्कुल यदि उस युवा को पता है कि यदि हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो बिल्कुल क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा तो भैया बात खत्म। अर्थात वो युवा जो आज उसकी अपनी आवश्यकता है और आवश्यकता के पूर्ति के लिए उसको पैसा चाहिए, तभी उसका वो मोबाइल रिचार्ज या फिर दुनिया भर की जितनी आवश्यकता की पूर्ति होगा। साथ साथ जब वो फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है तो देखता है अभी शादी नहीं होगा। तो ये युवा के बारे में हुआ। अब हम देखते हैं कि इस दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ। युवा और सरकार के बीच में जो सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ, गैप ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, यदि आप देखेंगे कि एक युवा, चलिए युवा के पीड़ा को पहले समझते हैं, देन हम युवा की ओर से सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे। एक युवा जिसको नौकरी बहुत क्या बिल्कुल उसके जीने मरने की बात है। एक 17 से 21 साल के युवा को आप गीता का न हनते हनुमाने शरीरा नहीं समझा सकते हैं साहब, कैसे समझ में आएगा? उसको आवश्यकता का पूर्ति हो नहीं रही, पैसा खर्चा जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कुछ ऐसा युवा मिला। अब चलिए जरा इसको देखते हैं कि ये विगत 2 सालों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी हमारा रिक्रूटमेंट थे, बहाली था, चाहे वो पीओ में हो चाहे एसएससी में हो, वो सब हेल्डअप हुआ है। और ख़ास करके ये जो आर्मी या फिर डिफेंस सर्विस में जो जाने वाले युवा हैं, वो और सब युवा से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि वो जानता है कि वो पढ़ने लिखने में और सब के तुलना में थोड़ा सा वो अपने आप को समझता है कि हमारे पास जॉब प्रोबेबिलिटी कम है, यानी हम बैंक पीओ या फिर एसएससी बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। वो डिफेंस सर्विस को प्रेफर करता है और दिन रात मेहनत करता था। इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम 2 साल पहले से इवेंट को जोड़े तो विगत 2 सालों में ये बच्चे जो कोरोना के कारण उनको सर्विस नहीं मिल पाया। साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जो कह रहे थे कि हमारा मेडिकल और फिजिकल हो गया लेकिन रिटन टेस्ट नहीं हुआ। तो आप आज के इवेंट को 2 साल पहले से यदि जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बच्चा जो 17 साल का था या फिर जो भी साल का हो, वो 2 साल उनका एज हो गया और उनको जॉब मिल नहीं रहा है। और एक ऐसे युवाओं का टीम है जो कि एसएससी या बैंक पीओ, वो एक कलेक्शन ऑफ युवा जो बन गया, जो बिल्कुल अपने जो बिल्कुल इमोशनल होता है, पैशनेट होता है अपने इस जॉब के प्रति, खास करके उसको इमोशनल और पैशन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो किसी न किसी कारण से फ्रस्ट्रेशन में चला गया है या चला गया था। अब सवाल ये है कि एज ए गार्जियन गवर्नमेंट को इसकी फ्रस्ट्रेशन को समझने में सारा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नहीं, आप उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने में थोड़ा सा भूल हुआ है। इसका मतलब है एक ग्रुप ऑफ युवा मुंह फुला के बैठा हुआ है क्या कि हमारी नौकरी न मिले। उसमें से कुछ ऐसा भी युवा था कि ला अब हमारी शादियों न होती। और खास करके बिहारी युवा को तो जानते हैं भैया, इसको नौकरी के लिए वो लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी पर पहुंच जाएगा और वो 2-3 साल तक मुंह बना के बैठा हुआ है। तो आप ऐसे समझिए, एक ग्रुप ऑफ युवा क्या है, मुंह बना के बैठा हुआ है कि हमको नौकरी नहीं मिला। और हमारे गार्जियन जो गवर्नमेंट है वो समझ नहीं रहा है कि हमारा ग्रुप ऑफ युवा जो है वो बिल्कुल मुंह अंदर फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है और बिल्कुल हताश बैठा हुआ है। तो उस समय यदि सरकार यदि चाहती तो उसको सहला सकती थी। कैसे? हमारा एक मीडिया टीम है,
उसको इस योजना को लाने से पहले यदि आप इस योजना की खासियत जो आज आप ये बता रहे हैं कि एज 17 से 2 साल बढ़ा करके 23 कर दिया गया, ये लाने से पहले उसको समझाया जाता, ये 4 महीने वाले बात 4 साल वाले बात को पहले से उसको समझाया जाता रहता, तो यदि वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होता तो आज ये हालत क्रिएट नहीं होता। इसका मतलब है उसके इमोशन को, उसके डेडिकेशन को, उसके पैशन को, जो डिफेंस सर्विस के बीच में उसको पैशन है, उसको यदि आप थोड़ा सा चुचकारे रहते, पुचकारे रहते, तो उसके अंदर आज इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। तो एक युवा टीम फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है, आप एज ए गार्जियन, एज ए गवर्नमेंट उसको चुचकार नहीं रहे, और इस बात में कोई दो राय है कि हमारे देश में एक ऐसे पॉलिटिकल लोग भी हैं, ऐसे सोशल लोग भी हैं जो इसी दिन का इंतजार करते रहते हैं। तो वैसे लोगों को उनको चांस मिल गया क्या, एक फ्रस्ट्रेटेड मूव बना, एक ग्रुप ऑफ युवा जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, बस उसके कान में पू करना अर्थात कू करना, यहाँ कनखुजरे की तरह अपना रोल प्ले करना। हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, बिल्कुल यहाँ डाल डाल पर उल्लू बैठा, परवाह किसे इस गुलशन की, यहाँ डाल डाल पर उल्लू बैठा, परवाह किसे गुलशन की, मैं से हम हो न सके, कहानी बस रही अब अनबन की। यही है हमारे समाज में। इसका मतलब है हमारे फ्रस्ट्रेटेड युवा को समझाने में हम सब ने खास करके सरकार ने बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप के कारण, एक फ्रस्ट्रेटेड युवा की टीम के दर्द को न सहलाने के कारण ये स्थिति इस ढंग की हो पाई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, युवा को बताते हैं, युवा को समझाते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आगे बच्चों, हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप फेस करके ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। तो हमने ये वीडियो आपको तीनों हमारे जो सेना प्रमुख है उनका एक वीडियो क्लिप है, वो आप सुने होंगे। खास करके उसमें नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल आर हरिकुमार, उनकी बातों को आप कोट कीजिए। आप सही से नहीं सुने तो दोबारा फिर जाकर के सुनिए, और उन्हीं की बातों को आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले जितना आर्मी का बहाली हुआ करता था उससे 3 से 4 गुना ज्यादा बहाली होगा। अर्थात ऐसे कल्पना कीजिए कि यदि 10,000 युवाओं की टीम एक साल गया, मान लीजिए युवा की टीम 2022 में गया, 10,000 बच्चे वहां गए, उस 10,000 में से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ये अलग बात है कि वो 1,000 बच्चे जिसका सिलेक्शन हो गया वो क्या सोचता है, निचंद हो गया कि चल भैया अब तो 20 साल के बाद एकदम टनाटन हो गई, अब एकदम लाइफ सेट है, 20 साल के बाद क्या हो गया, जाएंगे एकदम नौकरी होगा, पेंशन मिलेगा, वो हो गया। और लेकिन 9,000 बच्चे आप लोग रिटर्न चले आते थे, फिर अगले साल जाते थे,
अगले साल जाते थे वो 9,000, तो उसमें से फिर 1,000 का होता था, फिर 8,000 रिटर्न चले आते थे। यानी आपने 2 सालों में, फिर से समझ लीजिए, आप 10,000 बच्चे जा रहे हैं, 1,000 आपके पास, 1,000 सीट हुआ करता है, आप 10,000 स्टूडेंट गए, तो इस 10,000 में से 1,000 का हुआ, 9,000 आप क्या होते, रिटर्न चले आते थे। अगले साल फिर ये 9,000 वाले जाते थे, तो उसमें से 1,000 का होता था, 8,000 आप बच जाते थे। तो 2 सालों में कितना, सब कीजिए। लेकिन अब क्या है, जो आप जाएंगे तो इस 10,000 में से 4,000 बच्चे का सिलेक्शन होगा। क्या 12 लाख रुपया मिलेगा, क्या होगा, जिसको अग्निवीर कहते हैं, वो होगा। इसमें से 1,000 वैसे होगा जो परमानेंट, जो जैसे बहाली आजकल होता था वो। तो देखिए, फिर दूसरा आप इसमें से कितना, 10,000 गए, उसमें से कितना का हो गया, 4,000 का हो गया। अगले साल आप जाएंगे तो 6,000 बच्चे गए, फिर इसमें से कितना, 1,000 का परमानेंट हो गया और 3,000 का वो अग्निवीर हुआ। तो फिर क्या हुआ, 10,000 में से 8,000 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। इस योजना को आपको कहीं से भी लॉस नहीं है। हाँ, अंतर यही है कि पहले आप जो बहाल हो जाते थे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे, क्या एकदम लाइफ से। अब आपको बहाल होने के बावजूद भी वो 4 सालों में आपको 1,000 के अंतर्गत आना है, ठीक है। तब जाकर के आप अपनी लाइफ को निश्चित करेंगे, नहीं तो फिर बाहर आएंगे तो फिर वो जो 75% बच्चे, यानी ये जो हम 6,000 बच्चे कह रहे हैं कि आप जो बाहर आ गया, वो आप अपना जॉब खोजिए या फिर जो पैसे मिलेगा उससे क्या कीजिए। दूसरा बात जो सरकार बता नहीं रही, लेकिन हमको लगता है कि जो ये 6,000 बच्चे हम 10,000 की तुलना में समझा रहे हैं, या 75% बच्चे जो आएंगे, जो हमारे सोशल या पब्लिक लाइफ जिएंगे, वो असल देशभक्त, वो उनकी देशभक्ति इस 1,000 या 2,000 बच्चे जो भी परमानेंट जॉब करते उनसे इतना भी कम नहीं हुआ। क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं वो हिडन पर्पस है कि वो जो आपदा प्रबंधन में, यानी जब भी कोई इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, तो ये जो 6,000 बच्चे कई किराना का दुकान के कोई अलग अलग जॉब कर रहे होंगे, इनमें जो विल पावर होगा, जो इनका जो माइंड सेटअप होगा, इसके अंदर जो स्टेमिना होगा, वो आर्मी वाला होगा। और वो जो तत्काल जो देश के प्रति जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो जनरल पब्लिक से कुछ इतर करेगा, और वो एक सच्चा देशभक्त, वो भी उसकी देशभक्ति उस परमानेंट जॉब वाले से कम नहीं होगा। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि ये अग्निवीर योजना, मेरा विचार है कि आप अपने सेना प्रमुख पर के बातों पर ट्रस्ट कीजिए बनिस्पत ये निगेटिव बात, निगेटिव सोच देने वालों से। तो चलिए हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं इस विश्वास पर कि आप पॉजिटिव सोचें।